अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 4 जून 2025 और बुध के दिन की दोपहर है। दोपहर ढल रही है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मशरक़ वस्ता में, बरसग़ीर में और मशरक़ वस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत से ममालिक में अब आधी रात से ख़ासे आगे का वक़्त है। मेरे सामने बहुत सी अहम और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और ख़बरें हैं। एक ख़बर जो अभी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन उसके हवाले से सोशल मीडिया पे बहस हो रही है और ट्वीट्स हैं, वो ये भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब इज़्ज़त माब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, वो 13, 14, 15 तारीख को वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं एज़ फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। अब ये अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ट्विटर हैंडल जो है, वहाँ से इसके बारे में ट्वीट किया जा रहा है कि लोगों को इसके हवाले से प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहिए। थोड़ा-सा ज़िक्र मैं इसका भी करूँगा और इसके बैकग्राउंड का एनालिसिस भी थोड़ा-सा आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और इससे पहले कि मैं पाकिस्तान रिलेटेड डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं दुनिया के हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ अब से 2 ढाई घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो इंक्रीज़िंगली मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं, अभी उनकी हुकूमत को 6 महीने पूरे नहीं हुए, उन्होंने एक ट्रूथ सोशल के ऊपर एक अपना ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी आज के दिन में रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई, जो ओवरऑल तो खुशगवार थी, अच्छी थी उनकी बातचीत। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के सदर के ऊपर ये वाज़ेह कर दिया कि रूस जो है, यूक्रेन ने उसके अंदर डीप जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और रशिया के अंदर डीप जो ड्रोन स्ट्राइक की थी, रूस उसका एक भरपूर जवाब देगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा, ये नहीं पता चला, अमेरिकी अखबारात ने इसको बहुत डिस्कस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को इससे रोकने की कोशिश की है या नहीं की है, ये क्लियर नहीं है। और ये भी नोट करें बात कि प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स की बात की है, उन्होंने ये नहीं अभी तक कहीं कमेंट किया रूस में या दुनिया में किसी के सामने कि उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर हमला हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ज़रूर कहा है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में यूक्रेन ने जो 3 या 4 ब्रिजेस के ऊपर रशिया के अंदर हमला किया है, वो सिविलियंस पे किया है, रेलवे के ऊपर किया है, ये एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है और ये लोग पीस में या अमन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये हमले एक ऐसे वक़्त में किए गए हैं, जब यूक्रेन के और रूस के डेलीगेशंस के दरमियान इस्तांबुल में सैटरडे के दिन में जो है वो नेगोशिएशंस होनी थी, उससे पहले हमले किए गए। तो अब रूस का जवाब क्या शक्ल इख्तियार करेगा? लेकिन रूस का एक तरह से थ्रेट भी दी गई है अमेरिका को और बरतानिया को कि उन्हें इस मसले से इस स्टेज के ऊपर अलग रहना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और रूस की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यूक्रेन ने जो हमला रूस के अंदर किया, उससे मगरिब ने शय दी या मदद की। अमेरिका में तासुर ये है कि ये मदद अगर थी, तो ये ब्रिटिश ने और जर्मन्स ने दी है, वैसे वहाँ से खामोशी है। और मैंने एक दिन पहले आपको अपने व्लॉग में बताया था कि सीआईए के, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एक रशिया रिलेटेड डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर ने अपना एक इंटरव्यू दिया एक पब्लिकेशन को और उसमें उन्होंने कहा कि ये शादियाने तो बजाए जा रहे हैं और शादियाने वाक़ई बजाए जा रहे हैं। अभी तक 48 घंटे गुज़रने के बाद भी अमेरिका और यूरोप और बरतानिया के जो अखबारात हैं, उसमें यूक्रेन के जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, उसे एक बहुत बड़ी फ़तह करार दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में रूस के होश-ओ-हवास उड़ गए हैं और यूक्रेन ने ये साबित किया है कि उसके पास एक लेवरेज है रशिया को नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए। लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एनालिस्ट को ये लगता है कि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है, बिकॉज़ रशिया का एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इस किस्म का है कि अगर उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर हमला होगा, तो वो उसके जवाब में न्यूक्लियर कार्रवाई भी कर सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि वो न्यूक्लियर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे समझ ये आ रही है कि अगर इतने दिन का वक़्फ़ा किया जा रहा है, तो रूस कोई ख़ासी बड़ी किस्म की कार्रवाई जो है, यूक्रेन के हवाले से करेगा। अब इस स्टेज पे हम क्या कह सकते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप के मसाइल में बड़ा इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। अब इस चीज़ को भी अब्ज़ॉर्ब कर लें कि लिंडसे ग्राहम, जो अमेरिका में बहुत ही ताकतवर एक सेनेटर है, अगर प्रेसिडेंट के बाद जो क्लास है ना पावरफुल लोगों की अमेरिका के ढांचे में, उसमें जो लोगों का शुमार होता है, उसमें सेनेटर लिंडसे ग्राहम का शिकार होता है, जो रिपब्लिकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, साउथ कैरोलिना की स्टेट से हैं, स्टेट तो उनकी बड़ी गरीब है, लेकिन खुद वो बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने
सेनेटर ब्लूमेंथल कनेटिकट के, उनके साथ मिलके एक बाई पार्टिसन बिल जो है यूक्रेन की मदद के लिए और रूस के खिलाफ इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिससे 80 से ज़्यादा सेनेटर्स, 100 टोटल सेनेटर्स हैं अमेरिका में, और ये अपर चेंबर है, ये हाउस नहीं है, हाउस में 435 होते हैं कांग्रेस, उसकी जो करारदातें और रेजोल्यूशंस होती हैं वो निस्बतन कम अहमियत की इसलिए होती हैं कि जब तक वो सेनेट से पास नहीं होती हैं उतनी देर तक उनको उनको वो बाइंडिंग नहीं हो जाती हैं, एसेंट उनको नहीं मिलता। अब ये जो हुकूमत को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 80 से ज़्यादा सेनेटर्स जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाई पार्टिसन कंसेंसस है। ये कह रहे हैं कि वो ममालिक जो रूस से एनर्जी और गैस खरीदते हैं, उन ममालिक के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज रूस अपना गैस और अपना तेल बेचता है और उसके नतीजे में जंग में वो पैसा जो है उसको इस्तेमाल करता है, और ज़ाहिर है इसके जद में कौन से दो ममालिक आते हैं, इसकी जद में हिंदुस्तान आता है और इसकी जद में चीन आता है। चीन पर तो शायद लगाना भी चाहें डोनाल्ड ट्रंप साहब 500% टैरिफ, क्योंकि ज़ाहिर है ये टैरिफ स्पेसिफिक हैं, कंडीशनल हैं, ये कोई हर चीज़ पे नहीं है, ये इस चीज़ में है कि आप अगर रूस से खरीदेंगे ऑयल तो उस सूरत में होगा, लेकिन हिंदुस्तान पे ज़ाहिर है वो नहीं लगाना चाहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े मखमसे का शिकार हैं और अमेरिका में बहुत डिस्कशन हो रही है कि ये सैंक्शन का बिल सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एक और बहुत बड़ी मुश्किल वो भी है जो गुज़श्ता 24 घंटे में हमने देखा कि इलॉन मस्क, जिनके बारे में मैंने बहुत पहले आपको जनवरी में ही कह दिया था मैंने कि उनका ये दोस्ताना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से 6 महीने पूरे नहीं करेगा, वो अब जब अलग हुए हैं वाइट हाउस में तो उसकी देर उन्होंने नहीं लगाई। ये मुझे नहीं ख्याल था कि इतनी जल्दी वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्रिटिकल स्टेटमेंट देंगे, मेरे ख्याल था कि शायद चंद हफ्ते वेट करेंगे पोजीशन लेने से पहले। ये तो मेरे माइंड में था कि वो एक डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े क्रिटिक की हैसियत से अमेरिका में नमोदार होंगे और उनका जो प्लेटफॉर्म है वो फिर उसके लिए इस्तेमाल होगा और डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़ जाएंगे इलॉन मस्क की मोहब्बत और दोस्ती की शक्ल में। लेकिन उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत ही चुभता हुआ ट्वीट किया जब डोनाल्ड ट्रंप का जो 2.4 ट्रिलियन 2.4 खरब का जो बिल है, जिसका ताल्लुक डिफेंस से है, मिलिट्री के साथ है, जिसका ताल्लुक इमिग्रेशन से है और बहुत से खर्चों से है, जिसमें टैक्सेस को कम किया गया है, उसको इलॉन मस्क ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और बेसिकली इलॉन मस्क का दुखड़ा ये है कि मैं तो आया था डॉज के ज़रिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से खर्चे कम करने के लिए, और यहाँ पे खर्चे जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। अब इस पूरे रूस, चीन, यूक्रेन और अमेरिका के जंग से हम पैराशूट करते हैं बैक इनटू पाकिस्तान, जहाँ आज के दिन में जो ख़त्म हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जिसमें शेख वकास अकरम के साथ आलिया हमज़ा भी थीं और जो उनके समरियाल के सपोर्टेड कैंडिडेट थे वो भी थे और भी बहुत से लोग थे। बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत दलाइल के साथ। ये 40-50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें शेख वकास ने और जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की आलिया हमज़ा, उन्होंने एदाद शुमार और एविडेंसेस से ये साबित किया कि जो चीज़ हुई है समरियाल में उसको इलेक्शन नहीं कहा जा सकता, वो कुछ और ही था, हुकूमत की ताकत का मुज़ाहरा। और शेख वकास ने साबित किया, उन्होंने बताया, दलाइल के ज़रिए बताया कि इलेक्शन में आपने जो वो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पर जब आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 कंप्लीट करते हैं तो उसके ऊपर हर जमात के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी होती है, वो उसके ऊपर दस्तखत करता है। ये एक ऐसा प्री प्लान मैकेनिज्म था जिसमें पोलिंग एजेंट्स को ज़दुकूब किया गया, उनको वहाँ से निकाल के बाहर किया गया और वो कागज़ जो है वो खुद से ही कंप्लीट कर लिए गए हैं जो फॉर्म 45-47 वाले हैं, बहुत बड़ी तादाद में। इसलिए उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इलेक्शन नहीं मानती, हम नहीं समझते कि ये चीज़ जो हुई है इसको आप इलेक्शन कह सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिज़िकली तौर पे तो ज़ाहिर इलेक्शन हो गया, आपने एक सीट फिज़िकल तौर पे हुकूमत ने हासिल कर ली है, लेकिन जो बयानिया इसका निकला है वो मुकम्मल एक शिकस्त का बयानिया निकला है और तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो बिक रहा है और हुकूमत का बयानिया यहाँ पे बिक नहीं रहा है। और फिर इससे सवाल पैदा होता है कि अगर आपका बयानिया ही ना बिक सके इलेक्शन का, तो फिर इलेक्शन ही कराने की क्या ज़रूरत थी? आप वैसे ही डिक्लेयर कर देते या वैसे ही आप सीट कर लें, वैसे ही भी तो आप किसी को बना सकते हैं ना। इलेक्शन की कार्रवाई जानने की ज़रूरत क्या है? कंपैरिजन इसका करें कि हिंदुस्तान में 77 बरस से कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर ना हुआ हो, और पाकिस्तान में एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसको जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जिसके नतीजे में अक्सर इलेक्शंस के नतीजे में ट्रांसफ़र ऑफ पावर पाकिस्तान में हो भी नहीं सका। और इलेक्शन पाकिस्तान का एक भी नहीं है जो गैर मतनाज़ा था। वैसे दिल रखने की खातिर कह देते हैं कि 1970 का इलेक्शन नॉन कंट्रोवर्शियल था, वो भी नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं था बिकॉज उसमें भी खुल्लम खुला धांधली हुई थी और अवामी लीग ने तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1971 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने कब्जा किया हुआ था, कंट्रोल था उनका फिजिकल, उसके बाद लोग इस चीज़ को भूल गए हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है। और एक दिन पहले जब सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से अपनी बहुत मौसर
بہت ہی ताबड़तोड़ किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी बातों को अक्सर लोग समझ नहीं सकते, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन रियासत के और लोगों के दरमियान में एक ताल्लुक को इस्टेब्लिश करते हैं, और पाकिस्तान 1946 के इलेक्शन के नतीजे में मारज़ वजूद आया था। खुदारा इस ताल्लुक को ख़त्म ना करें, इसके बड़े डिज़ास्टर्स रिजल्ट्स निकलेंगे। लेकिन रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सोदाई की। सलमान अकरम राजा की ये बात मेरा ख्याल है ताकतवर हलकों को समझ नहीं आ रही। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो हुई है जहां उमर अयूब साहब, जिनको 1 महीना पहले से कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है बुनियादी तौर पे कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नेशनल असेंबली में। एक तो ये हुआ है कि आज 1 महीने की उनको मोहलत मिल गई है, और उनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ उनके वकील ने कहा है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको दलाइल के लिए वक्त दिए, तो वो उसको 1 जुलाई तक उसको डिले कर दिया गया है। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि उमर अयूब को शहबाज शरीफ साहब ने उनको एक ख़त लिखा है और उनको दावत दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट करनी है नए इलेक्शन कमिश्नर की और 2 मेंबरान के इलेक्शन कमीशन के, उसके लिए मशावरत के लिए उनको बुलाया। अब इसका इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि एक चीज़ तो ये की गई कि 26वीं आईनी तरमीम में एक नया कानून बना। इन 26वीं आईनी तरमीम में एक जुल्म नहीं किया, उसकी हर लाइन जो है वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एक डाका था या जुल्म था। तो उसमें ये भी हो गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उतनी देर तक काम करते रहेंगे जब तक कि उनका एक रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं आ जाता। लेकिन पाकिस्तान के आईन पाकिस्तान ये भी कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाती है, उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, तो 45 दिन के अंदर अंदर आपने नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर विद कंसल्टेशन ऑफ द ऑपोजिशन आपने उसको अपॉइंट करना है। यहाँ सूरत हाल यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 12 मार्च को ख़त्म हो गई है। 12 मार्च से शुरू कर लें, 12 मार्च से 12 अप्रैल, 12 मई हो गए 60 दिन। उसके बाद मई के बाकी 18 दिन डाल दें तो ये तकरीबन 78 या 69 दिन बन जाते हैं। उसमें जून के दिन डाल दें तो 83-84 दिन गुजर चुके हैं। 83-84 दिन गुजरने के बाद शहबाज शरीफ साहब को ख्याल आया है और उन्होंने उमर अयूब साहब को एक ख़त लिखा है। आगे इसमें क्या होता है वो तो चलें देखें क्या होता है। इस स्टेज पे आगे चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके तमाम यूट्यूब के नोटिफिकेशंस आप खोलें। और मैंने जो व्हाट्सएप का चैनल बनाया है, जिसको आपको पता है उसका पहले यूआरएल ब्लॉक कर दिया था इन्होंने, उसका शॉर्ट यूआरएल, अब उसको सिरे से इन्होंने उसकी विजिबिलिटी ब्लॉक कर दी है साजिश करके। मैं कोशिश करता हूँ उसका कुछ करें ठीक, लेकिन उसके लिंक्स जो हैं वो मैं पिन ट्वीट में भी आपको देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ, उसे ज्वाइन करें। बिकॉज ये हमारे और आपके दरमियान में, हम लोगों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है ये इस्टेब्लिश करता है, उससे फ़ायदा होता है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इससे पहले कि आप लोग सोचें कि ये मोईद पिरज़ादा मोदी का यार है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एंड रिजल्ट निकलना है इस खबर का। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो पहुंच रहे हैं जुमे के दिन, जहां वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुल का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, पुल का इफ्तिताह करने हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म क्यों आ रहा है? इस पुल का नाम है चनाब ब्रिज, और पहुंचेंगे वो मेरा ख्याल है पुंछ में। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट आर्च रेलवे ब्रिज होगा, रेलवे ब्रिज है ये, जो तकरीबन सतह दरिया से, इसके नीचे चनाब है, उससे ये 359 मीटर या 360 मीटर कह लें आसानी के लिए बुलंद है। ये 1315 मीटर लंबा है। इससे पहले इस किस्म का ब्रिज सिर्फ चीन में था, अब ये चीन के ब्रिज से ज़्यादा ऊंचा होगा, या लंबा ऊंचा है गालिबन उससे ज़्यादा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये ऊधमपुर को, जो साउथ में है, जम्मू और कश्मीर के, ये पंजाब में है, वहाँ पे है, उधमपुर को कनेक्ट करेगा श्रीनगर के साथ, यानी कश्मीर के साथ। ये साउथ टू नॉर्थ ये रेलवे लाइन आ रही है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है उसकी मूवमेंट में ये बहुत मददगार साबित होगा, उसके डिस्टेंस को कम कर देगा, उसे बहुत से पहाड़ी इलाके से सफ़र करना पड़ता है। लेकिन खाली इतनी नहीं सिग्निफिकेंस, ऑफ कोर्स स्टेट के जो लोग हैं और हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा जो कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स है उसको ये आसान बना देगा। ये रेलवे लाइन 272 किलोमीटर लंबी है। ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि यही ब्रिज जो है इसको $24 मिलियन तो सिर्फ इस एक ब्रिज पे लगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 272 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक, जिसमें 36 टनल्स हैं पहाड़ी इलाके की, और उसमें 943 ब्रिजेस, 943 उसके अंदर पुल है। अब हिंदुस्तान को
पाकिस्तान की से जो टेलीविज़न एंकर्स हैं खौफनाक किस्म के, उनसे बचा के रखना पड़ेगा इस पूरी रेलवे लाइन को, इस इन ब्रिजेस को। बिकॉज़ आपको पता है एक 4 साढ़े 4 फुट का भी एक एंकर है, वो भी मुसलसल बातें कर रहा था कि हम हमला करके डैम तबाह कर देंगे। एक वो साहब भी हैं जिनके ऊपर $1 लाख का खर्चा किया पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन ने उनकी यूट्यूब चैनल की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये सब लोग हिंदुस्तान के डैम्स तबाह करने की बात जो है वो करते रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान को अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी टीवी एंकर से कम बचा के रखना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान में एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनको आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं, अक्सर उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हैं। उन्होंने मुझे ये बताया चंद दिन पहले कि ये जो रेलवे का इफ्तिताह था ब्रिज का, ये एक्चुअली होना था कहीं 19 अप्रैल को, नरेंद्र मोदी ने उसके लिए आना था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर फ़्लाइट नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्या चक्कर था, वो विज़िट उनका कैंसिल हो गया। और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, वेल बिकॉज ही इज़ द काइंड ऑफ जर्नलिस्ट जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस से उनकी बहुत बातचीत होती है, उसके हवाले से बहुत स्टोरीज़ भी पब्लिश करते हैं। किसी दिन आपसे उनकी मुलाकात भी करवाएंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर, थोड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँ। उनका कहना है ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट था, इसने हमला करना था उन दिनों में जब नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल को आना था, और फिर उनको वो टारगेट उस वक़्त नहीं, नरेंद्र मोदी पे नहीं करना था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ ऊधम मचाना था, लेकिन वो उस वक़्त नहीं कर सके। और वो जो हमला 22 अप्रैल को हुआ, वो दरहकीकत उस वक़्त होना था जब रेलवे लाइन की इनॉग्रेशन होनी थी ब्रिज की। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, बहरहाल ये उन्होंने मुझे बताया। अब चूँकि कश्मीर में इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, तो बहुत से लोग कश्मीर भी पहुँच रहे हैं। और अब आइए असल बात की तरफ। प्रवीण सोहनी साहब, जिनकी तारीफ़ों के पुल बांधने में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, और उसमें पाकिस्तान का जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है वो भी आगे है, इनके सारे ट्विटर हैंडल भी आगे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी बहुत तारीफ़ कर चुके हैं, तारीफ़ कर के ट्वीट कर चुके हैं प्रवीण सोहनी साहब की। और प्रवीण सोहनी साहब कश्मीर गए, मकबूजा जम्मू और कश्मीर, वहाँ से उन्होंने एक वीडियो वापसी पे रिकॉर्ड की। उस वीडियो में उन्होंने बाकी चीज़ें तो कहीं कि हिंदुस्तान का जो जबर है, इस्तबदाद है, लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान के बारे में उस तरह की फीलिंग नहीं रखते। तो उसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का निज़ाम इमरान खान की तरह के लेजिटिमेट पॉपुलर लीडर को जेल में रख सकता है, तो फिर उसको कश्मीर से भी कोई हमदर्दी नहीं होगी। ऐसे पाकिस्तान पे आप भला कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? ऐसा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कैसे ऑनेस्ट हो सकता है? इसे कहते हैं ट्रस्ट। अब जब मैंने अपने वीलॉग्स में ये कहा कि प्रवीण सोहनी साहब को तो हिंदुस्तान में कोई मार नहीं रहा, वो तो हिंदुस्तान से बैठ के ही अपना हिंदुस्तान के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, चीन का भी एनालिसिस कर देते हैं। तो ये जो सारे ट्विटर पे पाले हुए सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, इन्होंने लिखा कि तुम्हारा प्रवीण सोहनी के साथ क्या ताल्लुक़ है? प्रवीण सोहनी तो एक बड़ा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल है, वो तो सच्ची बात करता है, तुम तो मोदी के भी गुलाम हो और इमरान खान के भी तुम टाउट हो। तो अब आई डोंट नो कि इनको मौत पड़ गई है, जब से प्रवीण सोहनी की वीडियो सामने आई है, इन सारों को मौत पड़ गई, मौत का सकूत है इनके ऊपर, क्योंकि पहले इतनी तारीफ़ें कर चुके हैं प्रवीण सोहनी साहब की कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे डिस्काउंट करें। आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक काउंटर टेररिज्म कमेटी की वाइस चेयर जो है, चेयरमैनशिप पाकिस्तान को मिल गई है। और इसकी वाइस चेयर में 3-4 इसमें मुल्क हैं, इसमें फ्रांस भी है, रशिया भी है, इसमें एक और भी कंट्री है। चेयर मेरा ख्याल है गुआना के पास है। अब और उसके अलावा तालिबान सैंक्शन कमेटी, जिसको 1988 कमेटी कहते हैं, उसकी भी चेयरमैनशिप जो है वो पाकिस्तान को मिल गई। अब ये पाकिस्तान को क्यों मिली है ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक, कि शायद इस वजह से मिली है कि पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज ख़ास करके कमिंग आफ्टर दी पहलगाम थिंग, क्योंकि हिंदुस्तान का दहशतगर्दी का बेस बना के पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा जंग करना, हमला करना, उसके बाद पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वाइस चेयरमैन बन जाना और तालिबान कमेटी का चेयर बन जाना, ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए सेटबैक है। और हिंदुस्तान के क्यों ये हुआ है ये क्लियर नहीं है कि नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान से, इस वजह से हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक तूफ़ान का इस पे रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ है कि ये क्या हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, ये इतना बड़ा झटका है। और इसे हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बहुत बड़ी नाकामी जो है वो समझा जा रहा है, और मगरब का और वेस्ट का और अक़वाम मुत्तहिदा का बिट्रेयल भी इसको समझा जा रहा है। लेकिन वाशिंगटन के अंदर एक और भी थ्योरी चल रही है, वो थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो थ्योरी ये कहती है कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेल कम्युनिटी है, उसने इस जंग में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक झटका दिया, जब ज़बरदस्ती करके, जो यहाँ पे परसेप्शन है पाकिस्तान में तो ये नहीं है, कि सीज़ फायर करवाया गया, इसलिए कि मोदी, राजनाथ सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अमित शाह जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर,
ان کو امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی یا ڈپلومیٹک کمیونٹی مغرب کی ان کو بڑے سمجھتی ہے کہ بڑے ایروگینٹ ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور اس جنگ میں ان کو ان کو سپورٹ نہ کر کے مغرب نے اور امریکہ نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ کو اپنے غرور اور اپنی ایروگنس سے نیچے اتر کے ریئل ورلڈ میں آنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کو اس کی ولنربلٹی اور کمزوریوں کا احساس جو ہے وہ دلایا گیا. ابھی اور بات ہے کہ پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر ہندوستان نے مانگا تھا، کیونکہ ہندوستان کو ہم نے مارا اتنا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں، وہ بہت پریشان ہو گئے، انہوں نے سیز فائر مانگا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام حکام جو ابھی ڈیلیگیشن آیا ہے بلاول زرداری بھٹو کا یہاں پہ، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دن میں کم از کم 10 دفعہ امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سیز فائر کروانے میں. اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کئی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کر چکے ہیں. ہر بندہ ہی شکریہ ان کا ادا کرتا ہے، ہمارے سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اور ہندوستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ امریکہ نے سیز فائر کروایا ہی نہیں ہے، یہ دو ڈی جی ایم اوز کے درمیان میں باہمی جو نیگوسیشن ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ سیز فائر ہوا. تو اب اس سے تھوڑا سا لگتا تو عجیب صحیح ہے کہ ہندوستان سیز فائر مان ہی نہیں رہا امریکہ کے رول کو، پاکستانی مان بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کہنے پہ ہوا ہے. بہرحال یہ اب اس کا تاریخی فیصلہ کرے گی. بلاول زرداری کا چونکہ ذکر ہو گیا، بلاول زرداری صاحب پہنچے ہیں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، جس میں جو امپریسو چہرے ہیں اس میں وہ بلاول زرداری صاحب کا ہے، شہری رحمان صاحبہ کا امپریسو چہرہ ہے، ہنا ربانی کھر صاحبہ کا ہے، اس کے علاوہ مصدق ملک صاحب کا ہے. دماغ جو اس ڈیلیگیشن میں ہے وہ ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا اور تہمینہ جو ہیں پاکستان کی فارن سیکرٹری کا پورا نام کیا تھا، تہمینہ جنجوعہ. یس، مس تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جیلانی اس میں دماغ ہیں، اور باقی شکلیں خوبصورت جو ہیں چہرے وہ ان سب کے ہیں. اور یہ نیو یارک میں مل کے آئے ہیں یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی جنرل سیکرٹری کو، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے لوگوں کو مل کے آئے ہیں، جنرل سیکرٹری کو ملا ہے، جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. پاکستانی اخبارات سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو پاکستان کو کمیٹی ملی ہے اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی، یہ شاید بلاول صاحب کی بات چیت کرنے کی وجہ سے ملی ہے. ایسا مجھے نہیں لگ رہا کہ بالکل بھی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیو پروسیس تھا، اس پروسیس کے نتیجے میں ملی ہے. یہ کوئی بلاول کی کامیابی نہیں ہے، لیکن ابھی بلاول کو ایک کامیابی جو ہے وہ مل گئی ہے. واشنگٹن کے اندر آج ہی کے دن میں میرا خیال ہے، جو دن ہے میں نے فالو نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے آج ہی کے دن میں، اگر آج نہیں ہے تو پھر کل ہے، جہاں بلاول اور ان کی ٹیم نے ایک تھنک ٹینک کے اندر ایک بڑا بھرپور قسم کا سیمینار انہوں نے کرنا ہے. میرا خیال آج ہی تھا 4 جون کو. نیٹ افیکٹ ساری چیزوں کو کیا ہوا؟ نیٹ افیکٹ، اچھا ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے کہ بلاول کی مارکو روبیو کے ساتھ ان لوگوں کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ان کی ملاقات شاید ہو جائے گی ان کے ساتھ. نیٹ افیکٹ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو لانگ ٹرم میں اسٹیٹ آف پاکستان کو کوئی فائدہ ہونا ہو، پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، ان کو بے تحاشا فائدہ ہو گیا ہے اس 3.5 دن کی جنگ کا، کیونکہ ان کے ڈائریکٹ رابطے اور کنیکشن اور کانٹیکٹ اور ان کی کمیونیکیشن چینلز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں امریکہ کی ٹرمپ کی ٹیم کے ڈیسیجن میکرز کے ساتھ. یہیں پر آپ کو آ جاتا ہے کہ اگر پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تشریف لا رہے ہیں 13، 14، 15 کو، تو وہ اپنی اس جنگ کی کامیابی اور اس گڈ ول کو کیش کرنا چاہتے ہوں گے. بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مارکو روبیو کے پاس ایڈیشنل، ابھی بھی ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا، اور انہوں نے اس کیپیسٹی میں پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر عاصم ملک صاحب کے ساتھ بھی ان کی کانورزیشنز ہوتی رہیں. اور جب شہباز شریف صاحب سے وہ بات کر رہے تھے تو شہباز شریف صاحب نے مارکو روبیو کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل کو کال کر لیں. اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے ویسے، اور پھر عاصم منیر صاحب کو بھی کال کی مارکو روبیو نے. اور یوں پہلے اگر دوری کے رشتے تھے، دور دور کا ریلیشن شپ تھا، اتنی امپورٹنس کبھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ٹونی بلنکن وغیرہ کے ہوتے ہوئے پاکستان کے جو مقتدر شخصیات ہیں ان کو نہیں ملی تھی جتنی ایکسیس ان کو اس سٹیج پہ ملی ہے. اور ظاہر ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے پروفیشنلی طور پہ بہت ضروری ہے. اب بلاول نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے پروپوزل بھی لانچ کیا جس کے کاپی رائٹ اصل میں میرے تھے. اگر آپ نے میرے پچھلے ویلاگ دیکھے ہوں کہ میں نے آئیڈیا بارہا کہا تھا کہ پاکستان کی DGISI اور اجیت دووال کے درمیان میں جب بات چیت ہوگی، ڈائریکٹ ہوگی، تو اس سے دہشت گردی کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. بیکاز دونوں کو پتہ ہے کہ کتنا وہ کر رہے ہیں، پاکستانی کتنی دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہندوستانی کتنی کر رہے ہیں بلوچستان میں، یہ دونوں سائڈس کو پتہ ہے، تو ان کے درمیان میننگ فل ڈائلاگ ہو سکتا ہے. لیکن بلاول کی بڑی ہیڈ لائن ہے جب وہ کہتے ہیں کہ را اور ISI میں اگر نیگوسیشن ہو تو دونوں مل کے دہشت گردی کرنے والی فورسز کے خلاف کام کر سکتے ہیں، اس میں بڑی کامیابی ہوگی. ابھی ہمیں بھی پتہ ہے، بلاول کو بھی پتہ ہے کہ دہشت گردی کرنے والی فورسز یا تو پاکستان کی ہوتی ہیں یا ہندوستان کی ہوتی ہیں. کوئی تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں یہاں پہ تھرڈ پارٹی. تو مطلب ان کا یہی ہے کہ یہ دونوں جب آپس میں بات کریں گے
تو ہم کشمیر میں سے اسکیل بیک کر سکتے ہیں اور وہ بلوچستان سے اسکیل بیک کر سکتے ہیں، پل بیک کر سکتے ہیں. لیکن ہندوستانی امریکن اور انڈین امریکن جو انالسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کشمیر سے زیادہ دیر تک پل بیک نہیں کر سکتا، بیکاز پاکستان کی اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اینٹی انڈیا فیلنگ سے اپنی لیجیٹیمیسی کو ڈیرائیو کرتی ہیں. اور ہندوستان میں بلوچستان سے کوئی خاص ان کو فیلنگ نہیں ملتی. وہ تو ایک ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں پاکستان کو بیسکلی یہ بابر کروانے کے لیے کہ آپ اگر کشمیر میں کر سکتے ہیں تو ہم بلوچستان میں بھی کر سکتے ہیں. کمپلیکس ایشو ہے، بلکہ بات بلاول نے ٹھیک کی ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں آئی ایس آئی اور را کوآپریٹ کریں تو یہ دہشت گردی میں بہت حد تک کمی جو ہے وہ آ سکتی ہے. چلتے چلتے میں آپ کو تھوڑا سا ایران کا ایک ویو دے دوں کہ ایران یو ایس نیوکلیر ڈیل جو ہو رہی ہے اس میں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں اسپریچل جناب علی خامنہئی، ان کا بیان پاکستان کے اخباروں میں تو بہت واضح طور پہ چھپا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران رد کرتا ہے امریکہ نے جو پروپوزل دیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایران کو نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے، اور ایران کا بنیادی حق ہے کہ وہ یورینیم انرچمنٹ کر سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ یورینیم انرچمنٹ ایران نہیں کر سکتا تو ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کو ایران جو ہے رد کر دے گا. ویسے یہ روئٹر کی بھی خبر ہے کہ ایران جو ہے اس ڈیل کو رد کر دے گا. لیکن دوسری طرف کیا چیزیں ہیں، اچھا پہلے ذہن میں رکھیے کہ ایران اس وقت 60% یورینیم انرچمنٹ کرتا ہے، جبکہ جو جے سی پی او ایگریمنٹ تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کا 2015 کی ڈیل تھی ان کی، اس وقت کی اوباما ایڈمنسٹریشن اور یورپینز کے ساتھ، جس میں برطانیہ، جرمنی اور فرانس اس کے سیگنیٹری تھے، اس حساب سے ایران صرف 3.67% انرچمنٹ کر سکتا ہے، لیکن ایران 60% کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ نیوکلیئر فسائل مٹیریل بوم بنانے کے لیے اس کو 90% تک انرچمنٹ کرنی ہے، جو ایران نہیں کرتا ہے. سو ایران بھی بڑے کیئرفل طریقے سے یہاں پر چل رہا ہے. اب نیو یارک ٹائمز کے حساب سے اور اسرائیلی پبلیکیشنز کے حساب سے امریکہ نے جو پروپوزل دیا ہے اس میں ایران کو یہ کہا ہے کہ ایران انرچمنٹ کر سکتا ہے، لو لیول کی انرچمنٹ کر سکتا ہے جو اس کو اپنے ایٹامک ریئیکٹرز کو چلانے کے لیے ہے. اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز امریکہ نے ایران کو یہ آفر کی ہے کہ مزید ایٹامک ریئیکٹرز بنانے کے لیے، یہ ایٹامک سینٹرز بنانے کے لیے جو نیوکلیئر سینٹرز ہوتے ہیں، اس کو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ایران کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. اس حوالے سے مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایک ریجنل کنزورشیم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. البتہ ایران پہ پابندی یہ لگائی جا رہی ہے کہ ایران نیو انرچمنٹ سینٹرز جو ہیں، انرچمنٹ کے مزید یورینیم انرچمنٹ کے سینٹرز نئے کھڑے نہیں کر سکتا، یا اس کا کوئی پروسیس جو ہے وہ آفر کیا گیا. ایکسیوس AXIOS ایکسیوس ایک پبلیکیشن ہے، زائنسٹ پبلیکیشن ہے، اس کے پاس بڑی اندر کی خبر ہوتی ہے. انہوں نے بہت مایوسی سے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے وہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں جو امریکہ نے سبمٹ کیے ہیں ایران کو، اور امریکہ نے ایران کو یورینیم انرچمنٹ کی پرمیشن دے دی ہے، وچ از اے شاکر فار نیتن یاہو گورنمنٹ، بیکاز نیتن یاہو کو آپ کو پتہ ہے کہ بہت دل کی خواہش تھی کہ ان کو ایران پہ حملہ کرنے کا موقع ملے، ایران کو ڈیل نہ مل سکے کوئی پراپر قسم کی. تو نیتن یاہو کی ٹیم میں ماتم کسی کیفیت ہے، بیکاز ایران پہ حملے کے بجائے چیزیں کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. ایران میں اوپر سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، دل ہی دل میں لڈو پھوٹے ہیں. ایرانی بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کو ڈیل مل رہی ہے. وہ کبھی بھی نیوکلیر بام نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ بھی کھیل رہے تھے اس پوری چیز کے ساتھ لیوریج کے لیے. وہ اس کو سپاہیانہ انداز سے نہیں دیکھتے، وہ اس کو ایک لارجر براڈ بیس اسٹریٹجک ڈائلاگ کی شکل میں دیکھتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنی اہمیت منوا لی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ بنیادی ڈیمانڈ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو کرپلنگ اکنامک سینکشنز ہیں وہ ہٹیں تاکہ ان کی اکانومی پروگرس کر سکے. ایران پوٹینشلی بہت رچ اکانومی ہے بیکاز اس کے پاس تیل ہے، لیکن اس کی پروگرس رکی ہوئی ہے بیکاز آف دیز سینکشنز. اور ٹرمپ نے جو پوٹن کے ساتھ بات چیت کی، جس کا انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ بتایا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے حوالے سے جو ڈیل اور نیگوسیشن ہو رہی ہے اس میں پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ کہا کہ رشیا اس کا حصہ بننا چاہتا ہے. رشیا شوڈ بی پارٹ آف دا ڈیل. دس از ویری سگنیفیکنٹ موو آن پارٹ آف رشیا. اور ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بنے گا، یہ میں نے مان لی ہے بات، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پوٹن پہ، لیکن یہ ایک طرح کی رضامندی ہے، گل منن والی گل. انہوں نے کہا کہ میں نے پوٹن کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ایران ول ناٹ ہیو اے نیوکلیئر بام، اینڈ پریزیڈنٹ پوٹن انڈرسٹینڈز دیٹ. سو ایران، رشیا، امریکہ اور یورپ ایک ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. نیتن یاہو کی جو خواہش تھی ایران پہ حملے کی، وہ درمیان میں ادھوری ہی رہ گئی ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.